हेलो स्टूडेंट्स। किसी ने क्या खूब कहा है कि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको अपना समय दे सके। इट मीन्स एक बार जो समय निकल जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हमारे पास जो भी पल है उसे हमें बेस्ट समझकर या बेस्ट बनाकर हमें जीना होगा। तो बात हमने की है समय की, समय मीन्स टाइम की, और हमारा जो इंग्लिश में टॉपिक अभी कंटिन्यू है वो टाइम को डिफाइन करने वाला है, टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला ही टॉपिक है। और हम डिस्कस कर रहे हैं अभी हमारा टॉपिक जो है टेंस। टेंस टॉपिक हमने कंटिन्यू किया था और टेंस में 10 हमारे जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये अपना 11th नंबर का टॉपिक होगा या वीडियो होगा जिसमें हम बात कर रहे थे अपने 5th नंबर वाले टेंस की, जो था आपका पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो नंबर 10th में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर पास्ट सिंपल टेंस बेसिकली होता क्या है और उसका इंट्रोडक्शन हमने लिया था वर्ब के रिगार्डिंग। ये जो अपना 11th नंबर का वीडियो है पास्ट सिंपल टेंस का सेकंड पार्ट होगा और इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो अपना टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कैसे हम पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस जो है उनका हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले होंगे। तो चलिए बात हम कर लेते हैं कि कैसे पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हमने बात की सेंटेंस की, और आपको पता है कि एक जो सेंटेंस होता है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट से बना हुआ, और सब्जेक्ट के बाद यूज होती है वर्ब, और वर्ब के बाद हम जनरली यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। ये किसी भी सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, या आप कहें कि सेंटेंस का जो बेस स्ट्रक्चर है वो इसी से बना हुआ होता है। और इसी से अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें तो सेंटेंस के बारे में हमने लास्ट जो वीडियोस थे उनमें भी डिस्कस किया था, और सेंटेंस को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर फर्स्ट अपना जो पार्ट था वो अफर्मेटिव सेंटेंस का था, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड जो हमने पार्ट लिया था वो था आपका नेगेटिव सेंटेंस वाला, और थर्ड हम जो पार्ट ले रहे हैं वो है आपका इंटरोगेटिव, और इसी इंटरोगेटिव में हम नेगेटिव वाला पोर्शन भी देखते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी बिगनिंग तो सब्जेक्ट से होती है और एंडिंग उसमें फुल स्टॉप से होती है। इस सेंटेंस में ना तो नोट का यूज होता है और ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज हो सकता है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसकी बिगनिंग सब्जेक्ट से हो और एंडिंग आपकी फुल स्टॉप से हो तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने बात की कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस वो होगा जिसकी बिगनिंग तो होगी सब्जेक्ट से, और उस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के लास्ट में हम यूज करेंगे, या ऑब्जेक्ट से आगे भी कोई सेंटेंस का पार्ट आता है तो वो राइट करने के बाद एंडिंग में हम राइट करते हैं फुल स्टॉप को। जबकि अगर नेगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं तो नेगेटिव सेंटेंस जो आपका बनता है वो इसी बेस सेंटेंस से फॉर्म वो होता है, जहां पर सेंटेंस की बिगनिंग सब्जेक्ट से होगी, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, देन नोट का यूज होगा, इसके बाद आपकी मेन वर्ब होती है और देन ऑब्जेक्ट, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम फुल स्टॉप का ही यूज करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आप बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस हमने किया था लास्ट वीडियोस में भी, जिसमें हमने हर बार कहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब तक हम टेंस टॉपिक में है तब तक हम उसके स्टार्टिंग ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से हम रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, अगर कोई अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो हम राइट करते हैं, अदरवाइज एंड ऑफ द सेंटेंस हम यूज कर देते हैं क्वेश्चन मार्क का। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने लिया था यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी टेंस का हम सेंटेंस बनाएं, इनमें अगर अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो पार्ट होता है
वो इसी स्ट्रक्चर पर बेस होता है। अगर इनमें कुछ चेंजेस होगा, टेंस के टॉपिक में अगर इनमें कोई चेंजेस होता है तो वो चेंजिंग होता है इनके केवल वर्ब को लेकर। जब हमने फर्स्ट वीडियो टेंस का स्टार्ट किया था तभी हमने डिस्कस किया था कि पूरे टेंस के टॉपिक में अगर आपको अपना कंसंट्रेशन रखना है या पूरा आपको जो लर्निंग प्रोसेस अपना बेस पर रखना है वो रहेगा आपका वर्ब के ऊपर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एक जो भी इस सेंटेंस के रिगार्डिंग जो भी हम रूल्स वगैरह जो भी हम देखेंगे वो उसका मोस्टली पार्ट हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ही डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा कि एक जो सब्जेक्ट होता है वो ओनली 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो वो नाउन होगा या फिर वो प्रोनाउन की फॉर्म में होगा। अब ये जो नाउन होगा ये 2 टाइप का आपका हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। तो जब हम सिंगुलर, प्लूरल या नाउन का टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में हम थोड़ा वहाँ पर और डिस्क्राइबली देखेंगे। बाकी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एक नाउन का मीन आपको केवल एक वर्ड से लेना है, वो वर्ड होगा किसी का नेम। तो ये जो नेम है ये एक सिंगल पर्सन का भी हो सकता है या हो सकता है मोर देन 1 पर्सन्स का नेम हो। नाउन का मतलब किसी का नेम होता है, या फिर वो नेम जो है अगर कॉमन नाउन की फॉर्म में है तो उसके एस एडेड हो सकता है, या हो सकता है कि वो नेम कनेक्टेड हो एंड के साथ, वो नेम कनेक्टेड हो एन के साथ। इसके अलावा जो प्रोनाउंस होते हैं, ये प्रोनाउंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, जिसमें प्रोनाउंस हम लेते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। तो ये जो आई, वी, यू, ही, सी, इट और ये दे का जो हमने पोर्शन लिया है ये आपका प्रोनाउन वाला पोर्शन है, और ये जो प्रोनाउन हमने राइट किए हैं ये ओनली सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं। तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, जब भी हम सब्जेक्ट का पोर्शन राइट करते हैं या सब्जेक्ट राइट करते हैं वो या तो कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। अब अगर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम थोड़ा कंपैरिजन करें तो हमने देखा कि अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें मैंने डायरेक्ट वी मीन्स वर्ब, केवल मैंने डायरेक्ट वर्ब वर्ड लिखा है, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है इसमें मैंने वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां एक हेल्पिंग वर्ब बनी और एक मेन वर्ब अपनी बनी है। अभी यहाँ पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिवाइड क्यों हो गया, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था वीडियो नंबर 10 के अंदर, जो पास्ट सिंपल का ही फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने कहा था कि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस राइट करेंगे तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को इग्नोर करते हैं जो कि डिड होती है, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, क्योंकि नॉट का जो यूज होता है वो ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से नेक्स्ट वर्ड के फॉर्म में होता है, जबकि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका फॉर्मेशन हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, किसके अंदर, टेंस टॉपिक के अंदर। तो ये हमने बात की सब्जेक्ट की। अब यहाँ जो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो सेकेंड हमने वर्ड लिखा है वर्ब, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि पास्ट सिंपल टेंस का जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर ओनली आप सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जब भी आप वर्ब बनाएंगे या वर्ब का यूज होगा तो ये ओनली सेकेंड फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं। अब सेकेंड फॉर्म का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, देखिए सेकेंड फॉर्म का फॉर्मेशन जो है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, एक वीक वर्ब होती है और एक आपकी होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब। इस वीक वर्ब को ही हम रेगुलर वर्ब भी बोलते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है इसे इरेगुलर वर्ब भी कहा जाता है। ये जो रेगुलर वर्ब है ये किस टाइप की वर्ब्स होती है, देखिए अगर किसी भी वर्ब की अपने को सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म बनानी हो तो हमें बेस फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वही आपकी बेस फॉर्म कही जाती है, मतलब रूट वर्ब वो आपकी हो जाती है। उस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से ही हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म का फॉर्मेशन हम करते हैं। तो अगर
वीक वर्ब अपने को बनानी हो, जिसे हम रेगुलर वर्ब भी हम कहते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर उस फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में या एंड में मैं ईडी वर्ड को ऐड करूं, तो ऐसे ईडी से एंडेड जो भी वर्ब होगी वो रेगुलर वर्ब या वीक वर्ब की कैटेगरी में होगी। इसके अलावा अगर मैं एक ऐसी वर्ब को राइट करूं जो फर्स्ट फॉर्म में थी, लेकिन जब मैंने उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाई, वर्ब की सेकंड या वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बनाई, तो उसका जो फेस था, या हम कहें कि उसकी जो फॉर्म थी वो कंप्लीट चेंज हो जाती है। इसकी जो फॉर्म थी वो चेंज हो जाती है, ये चेंज होके आती है। अब चेंज कैसे होके आती है, देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एग्जाम्पल की, तो जैसे मैंने एक वर्ब ली प्ले, और प्ले में अगर मैंने ईडी ऐड किया तो ये बन गया आपका प्लेड। ठीक है, ठीक ऐसे ही जैसे मैंने बात की पैंट, और पैंट में अगर मैंने ईडी ऐड किया तो ये बन गया पेंटेड। तो ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन किया है, इन 2 एग्जाम्पल्स में ईडी ऐड किया है, और ईडी ऐड करने के बाद जो वर्ब बनकर आई है वो अपनी वीक या रेगुलर वर्ब हो गई। तो ऐसे रेगुलर वर्ब का जो फॉर्मेशन है वो फर्स्ट फॉर्म में ईडी ऐड करने के बाद किया जा सकता है। जबकि इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है कि इनकी या तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी, या फिर सेकेंड और थर्ड फॉर्म में भी चेंजेस होते हैं। कैसे हम बोल सकते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो यहाँ पर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली गिव। अब मैं गिव से अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर मैं बनाऊं, तो गिव की सेकंड फॉर्म हो जाती है गिव, और इस फर्स्ट फॉर्म का ही अगर मैं थर्ड फॉर्म राइट करूं तो इसकी फॉर्म हो जाती है गिवन हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे गिव, गेव और गिवन वर्ब निकल के हमारे पास। ठीक ऐसे अगर मैं कहूँ लिव, तो लिव से लेफ्ट और लेफ्ट फॉर्म भी निकल के आती है। तो ऐसी कोई भी वर्ब जिसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने पर उसमें कंप्लीट चेंज हो जाए या उसमें हमें ईडी ऐड नहीं करना पड़े, तो ऐसी जो वर्ब आपकी बन के आएगी वो स्ट्रॉन्ग या फिर इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी होती है। तो जब हम पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस राइट करते हैं तो अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म राइट करनी होती है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग या सेंटेंस का एक कंप्लीट मीन देने के अकॉर्डिंग जिस भी हमें एक्शन को बताना हो, उस एक्शन की हम वीक या स्ट्रॉन्ग वर्ब बनाकर हम अपना अफर्मेटिव सेंटेंस राइट कर सकते हैं। ये वीक इसलिए है क्योंकि इनको लर्न करना बिल्कुल ईजी है। कितने भी वर्ब्स हमें दे दे और ये कहा जाए कि भैया इनकी वीक सेकंड या थर्ड फॉर्म आपको बनानी है, वीक वर्ब्स है और इनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म आपको बनानी है, तो विद इन सेकेंड्स में हम उनकी फॉर्म्स बना सकते हैं। हमें किसी को लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि वीक या रेगुलर वर्ब का फॉर्मेशन करने के लिए सेंटेंस के लास्ट में अपने को ईडी ऐड करना होता है। इनको स्ट्रॉन्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको लर्न करने के लिए हमें थोड़ा हार्डवर्क करना होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने के बेसिस पे क्या हुआ कि इनकी सेकंड या जो थर्ड फॉर्म होती है वो कंप्लीट चेंज हो जाती है, और कंप्लीट चेंज हो जाने की वजह से इनको लर्न किया जाता है। ये हार्डली हंड्रेड्स के नंबर्स में होती है और इनका केवल एक ही ऑप्शन है कि हमें इनको लर्न करना होगा। कुछ इनके रूल्स भी होते हैं जहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी इनमें चलेंगे, लेकिन जो कुछ रूल्स के बेसिस पे बनाए जाते हैं उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उन वीडियोज़ में ईजिली उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे उनका फॉर्मेशन किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं ऑब्जेक्ट की यहाँ पर बात करूँ तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो वर्ब को जो रिसीव करता है वो सेंटेंस का पार्ट ही आपको ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस राइट करूं और मैंने राइट किया ही सेंट मी अ लेटर, देखिए यहाँ पर जो एक्शन हुआ, वर्ब हुई, वो वर्ब कौन सी है, सेंट। ये जो सेंट है ये सेंड की सेकंड फॉर्म है, ये सेंड इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी सेंट। सेंड का मतलब फर्स्ट फॉर्म जो है इसका मतलब हो गया भेजना। ठीक है, अब भेजने
का जो प्रोसेस हुआ, उस भेजने कुछ भी भेजा गया होगा और भेजा क्या गया, एक लेटर। उसको रिसीव किसने किया, उसको रिसीव किया गया मी, मतलब मेरे थ्रू। तो जो एक्शन हुआ भेजने का वो किसके थ्रू रिसीव किया गया, मी के थ्रू, मतलब मेरे थ्रू। तो यहाँ पर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या बना, मी। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट अ लेटर भी है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये जो अ लेटर है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि मी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनके बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कैसे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बाकी अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कि वर्ब का जो एक्शन है या एक सेंटेंस का जो एक्शन है वो जिसके थ्रू रिसीवेबल होता है वो ही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की। इसके अलावा अगर इसके कुछ एग्जांपल्स हम लें, तो जैसे एग्जांपल अभी हमने लिया था, एग्जांपल के फॉर्म में, ही सेंट मी अ लेटर। देखिए, सेकंड है आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। थर्ड, इंडिया won the मैच। अब ये जो 3 एग्जाम्पल्स हमने राइट किए हैं, इनकी बिगनिंग जो है वो स्टार्टिंग के 2 एग्जाम्पल्स में प्रोनाउन से हुई है। और हमने स्टार्टिंग में वीडियो की बात की थी कि एक सब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो या तो नाउन के फॉर्म में हो सकता है या प्रोनाउन के फॉर्म में हो सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल में ही एंड आई जो है वो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है जो अपना रोल यहाँ पर प्ले करते हैं। थर्ड में इंडिया जो है वो एक नाउन है और नाउन भी एक सब्जेक्ट का फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही हुआ। सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई वर्ब 101% होगी। तो फर्स्ट वाले में सेंट वर्ब है, सेकंड वाले में आस्क्ड है और थर्ड वाले में वॉन है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो तीनों ही सेंटेंस के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर सेकंड फॉर्म है। बाकी ऑब्जेक्ट तो अभी हमने बात की, टेंस के टॉपिक में ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीटली जो अपना फोकस है वो वर्ब के ऊपर है और 3 सेंटेंस में हमने जो वर्ब यूज किए वो सेकंड फॉर्म में हमने यूज किए। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की हम बात करें तो बिल्कुल ये वैसा ही नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में होगा, इसमें कोई अदर रूल्स स्पेशली नहीं है। यहाँ पर जो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अपने को ध्यान रखना है वो ये है कि एक नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ अपने को हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। अब अपने को ये भी ध्यान रखना है कि डिड का यूज जो होगा वो ओनली 2 केस में हो सकता है, या तो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा या इंट्रोगेटिव बनेगा। हाँ, डिड का यूज मैं विदाउट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर जब डिड आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगा तो वहाँ पर उसके साथ फिर अपने को मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ भी करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव में आप बात करें तो अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है तो पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जबकि यहाँ भी आपको मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होगा। अब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आप सेंटेंस की डिमांड के अकॉर्डिंग कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने अभी सेंटेंस बनाया ही सेंट मी अ लेटर, उसी का अगर मैं नेगेटिव पोर्शन राइट करूं तो ही डिड। अब नेगेटिव बनाने के लिए मुझे क्या यूज करना होगा, नॉट। तो ही डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने यूज की सेंड, बाकी ऑब्जेक्ट मी अ लेटर। ये मैंने सेंटेंस बना दिया, जो कि कौन सा पार्ट हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया। नेगेटिव हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर नो, नॉट या नेवर का यूज होता है तो वो सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंस को बताने वाला होता है। तो यहाँ पर नॉट का यूज हुआ तो नेगेटिव सेंटेंस आपका बना। ठीक है, अब किसी भी सेंटेंस मतलब किसी भी सेंटेंस को हम नेगेटिव बना सकते हैं, केवल अपने को ध्यान क्या रखना है कि उस सेंटेंस के अंदर डिड के साथ नॉट का यूज करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज ध्यान रखिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। और ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैंने 10th वीडियो में आपको बताया था कि इसके पीछे रीजन क्या है कि डिड के साथ सेकंड फॉर्म का यूज क्यों नहीं हो सकता, जबकि पास्ट सिंपल टेंस का मतलब ही वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। अब लेकिन डिड के साथ क्यों नहीं आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके वीडियो नंबर 10th के अंदर।
अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी हमने बात की कि इसमें भी स्टार्टिंग अपने को पास्ट सिंपल में तो डिड से ही करना है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो मैं कोई सा भी सेंटेंस बनाऊं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल्स लिए थे, ही सेंट मी ए लेटर, उसी का अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना हो तो स्टार्टिंग में डिड से ही करूँगा। वहाँ पर लेटर सेंड करने का जो एक्शन हुआ है वो एक सब्जेक्ट के थ्रू आया, जो कि प्रोनाउन केस का था, सब्जेक्टिव प्रोनाउन केस था, और वो था ही। तो डिड ही, अब वहाँ पर मैंने वर्ब यूज की थी सेकंड फॉर्म सेंट, लेकिन डिड के साथ मुझे सेंट की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी, और सेंट की फर्स्ट फॉर्म अभी हमने देखी थी जो होती है सेंड। तो डिड ही सेंड, बाकी ऑब्जेक्टिव केस में कोई चेंज अपने को नहीं करना है। मी अ लेटर हमने अफर्मेटिव में जैसे राइट किया था, ठीक वैसे ही हमने नेगेटिव में भी राइट किया, और ठीक वैसे हम इंट्रोगेटिव में भी राइट करेंगे, डिड ही सेंट मी अ लेटर। और एट एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म के हो सकते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 हमने एग्जाम्पल्स यूज किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कि जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव और कौन सा इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। देखिए अगर फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इस एग्जाम्पल के अंदर मुझे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और एंड में फुल स्टॉप गिवन है। इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर, इन बोथ एग्जाम्पल्स वी डोंट हैव एनओटी नॉट एंड क्वेश्चन मार्क। दोनों ही एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास ना तो नेगेटिव सेंस को बताने वाला नोट है और ना ही एक इंट्रोगेटिव फॉर्म को बताने वाला क्वेश्चन मार्क है। इट मीन्स ऐसी जो कंडीशन बनेगी वो अपना बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हो गया आपका अफर्मेटिव, और सेकंड भी आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर थर्ड या फोर्थ एग्जाम्पल को आप देखें तो सेंटेंस की बिगनिंग सब्जेक्ट से है, एंडिंग में फुल स्टॉप है, और सेंटेंस के मिडिल में एक वर्ड गिवन है एनओटी नॉट। इट मीन्स अगर सेंटेंस की बिगनिंग सब्जेक्ट से हो, एंडिंग में फुल स्टॉप हो, और सेंटेंस में अगर आपको नोट गिवन हो, तो वो सेंटेंस आपका जो बनेगा वो नेगेटिव पार्ट का सेंटेंस होगा। और थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो नेगेटिव सेंटेंस का रोल प्ले करते हैं। फिफ्थ अगर एग्जाम्पल आप देखें तो इस एग्जाम्पल में केवल मुझे लास्ट में देखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अपने को गिवन है। तो क्वेश्चन मार्क गिवन होने की वजह से ये जो सेंटेंस है ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो ये आपका होगा इंट्रोगेटिव पार्ट वाला सेंटेंस। चलिए अब इनका आंसर्स हम कर लेते हैं। अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस या फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस हमने देखा था। तो अगर फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो ये अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट देन वर्ब सेकंड फॉर्म, और टेंस के अंदर अपने को आंसर में जो कुछ यूज करना होगा ओनली वर्ब का यूज करना होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हम इग्नोर करेंगे पास्ट सिंपल टेंस में, और वहाँ पर डायरेक्ट हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर जो वर्ब अपने को गिवन होगी वो ऑलवेज ब्रैकेट में गिवन होगी, और ब्रैकेट में गिवन जो वर्ब होगी वो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म की होगी। तो ये जो ब्रैकेट में अपने को 5 एग्जाम्पल्स में 5 जो वर्ब गिवन है ये फर्स्ट फॉर्म है आपकी। अब इस फर्स्ट फॉर्म को अपने को सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। सेकंड फॉर्म में क्यों चेंज करना है, क्योंकि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टेंस अपना पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस की जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म में यहाँ पर हेल्प की अपने को बनानी होगी, और हेल्प जो है वो एक वीक वर्ब है, और यहाँ पर वीक वर्ब को बनाने के लिए हम ईडी ऐड करेंगे सेकंड फॉर्म के लिए। सेकंड एग्जांपल में देखें तो वर्ब यहाँ पर प्ले है, प्ले भी एक वीक वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, और इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए भी हमें ईडी ऐड करना होगा। ये आपका बन गया प्लेड। थर्ड एग्जांपल में हमें गिवन है नोट, और नोट का जो यूज अगर होगा सेंटेंस में तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर गिवन है नहीं। टेंस हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल में हमें पता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, वो होगी डिड। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमें टेंस जो है पास्ट सिंपल उसके अकॉर्डिंग यूज कर लिया। बाकी अब डिड के साथ जो वर्ब आएगी वो तो फर्स्ट फॉर्म ही होगी, तो
ऑलरेडी हमें ब्रैकेट के अंदर तो वर्ब गिवन वो फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसमें विदाउट एनी चेंज, बिना कोई चेंज करे हमें एज इट इज इसको राइट करना होगा। फोर्थ जो एग्जांपल, इसमें नोट तो गिवन है लेकिन वर्ब के साथ है ये, तो अपने को क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट सिंपल का डिड के साथ नोट राइट करके अपने को जो मेक वर्ब है उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, रवि डिडंट मेक एक्सक्यूज। इसके अलावा फिफ्थ जो है वो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो बिगनिंग में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पास्ट सिंपल का डिड, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हमने यूज किया स्टॉप। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो हमें फॉर्म करना रहेगा पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। तो ये था आज के वीडियो के अंदर हमने बात किया फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इन पास्ट सिंपल टेंस। थैंक यू।